हमारा पूरा घर औरतों से भरा हुआ था और घर के बाहर आदमी जमा थे। आदमियों से भी पूरी गली भरी पड़ी थी। पूरी गली में इतनी भीड़ थी कि और लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था, ताकि दूर से ही लोग देखकर समझ जाएं कि इस गली में अर्थी की वजह से शोक चल रहा है। घर के आंगन की चारपाई पर सफ़ेद कफन में लिपटी मेरे बेटे पूरब की चहीती पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी, और मैं चाहता भी यही था कि मेरी आवारा बदचलन बहू जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि मेरा बेटा उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं था। लेकिन मुझे अब अपने बेटे की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वो अपनी पत्नी की लाश से लिपटकर रोए जा रहा था। सब लोग उसे अफसोस के साथ देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मर्द होकर औरत की मौत पर ऐसे बिलख कर रो रहा है। मैंने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसे तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तो बेतहाशा रोए चला जा रहा था। कह रहा था कि अभी तो हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ था। अभी तो हमने अपनी ज़िंदगी एक साथ जीनी शुरू की थी, अपने बच्चों की खुशी देखनी थी। तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी कैसे चली गईं? मेरी बहू ने खुदकुशी की थी। उसने जहर खाकर अपने आप को मार डाला था। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। यहाँ बैठी हुई औरतें भी एक दूसरे से कानों में बातें कर रही थी। कुछ औरतें कह रही थी, पता नहीं क्या वजह रही होगी जो बेचारी लड़की ने जहर खाकर अपने आप को मार डाला। इतनी प्यारी मोहब्बत करने वाली लड़की थी, बेचारी अनाथ थी, कोई आगे पीछे नहीं था। पता नहीं इसके पति ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया जो बेचारी अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। औरतों की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मेरे बेटे के बारे में ये क्या क्या बोल रही थी, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए खामोश रहा। ये समय सही नहीं था उनसे कुछ कहने का। कुछ औरतें मेरी बहू की तरफ देखकर कह रही थी, इसे तो मर ही जाना चाहिए था। इतनी बगैरत और बेशर्म लड़की थी। अपने हुस्न के जलवे दिखाकर मर्दों को फंसाती थी। अपने पति के होते हुए दूसरे लड़कों को अपनी फ़ोटो भेजती थी, उनसे बातें करती थी और उनसे महंगे महंगे तोहफे लेती थी। भगवान ही बचाए ऐसी बेहया लड़की से। और हमारे सामने ऐसी बनी फिरती थी जैसे इससे शरीफ कोई हो ही ना। जब पूरे मोहल्ले को इसकी सच्चाई पता चल गई तो जहर खाकर मर गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल जो नहीं बची थी। इन औरतों की ये बातें मुझे बहुत जलील कर रही थीं। मेरा सर शर्म से झुक गया था। फिर मैंने गुस्से से अपनी बहू की लाश की तरफ देखा और सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो खुद ही जहर खाकर मर गई। जिंदा रहती तो पता नहीं मेरी कितनी बेइज्जती करवाती। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था, अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की कुछ औरतों के बातें करने की आवाज़ आई। वो आपस में एक दूसरे के कानों में बातें कर रही थी। वो उनकी बातें उनकी बातें सुनकर तो मैं चौंक गया। वो कह रही थी, ज़रूर इस बेचारी लड़की को इसकी बुआ सास ने जहर देकर मारा होगा। हमने तो कभी उसको इस लड़की से सीधे मुंह बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा इस लड़की को अपने लाडले भतीजे को फंसाने के ताने देती रहती थी, और कभी कभी तो बेचारी पर हाथ भी उठा दिया करती थी कि उन्हीं औरतों में से एक औरत बोली, हाँ, पूरब की बुआ हेमा पूरब की शादी अपनी दोस्त की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन उसने जिद करके बिना माता पिता की इकलौती बेटी से शादी कर ली थी। जब से पूरब इस लड़की को शादी करके इस घर में लाया था, तभी से ये लड़की हेमा को एक आंख नहीं भाती थी। वो तो हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती थी। जब मौका मिलता तब इसे बातें सुनाने लग जाती। लोग सही कहते हैं, अनाथ का कोई सहारा नहीं होता। अगर आज इस लड़की के माता पिता जिंदा होते तो ये बेचारी इस तरीके से कभी नहीं मरती। इसका कोई भाई या बहन होता तो कम से कम इसकी मौत का पता तो लगा लेता। लेकिन अब कौन है जो इस लड़की के बारे में सोचेगा? मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो मेरी बहू को कुछ कह दिया करती थी, लेकिन ज़्यादातर तो वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, और छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है, तो फिर ये कैसे हो सकता था? मैं यही सोच रहा था। मेरा दोस्त आकर मुझसे कहने लगा कि पंडित जी कह रहे हैं इस लड़की के क्रियाकर्म का समय हो गया, तो इसको इसकी अंतिम यात्रा पर लेकर चलते हैं। उसके कहते ही मैं अपनी सोच से बाहर आया। मैंने घर की सारी औरतों को एक तरफ कर दिया। बाहर से कुछ मर्द घर में आए ताकि अर्थी को कंधा दे सकें,
तभी मेरा बेटा पूरब और ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा कि मेरी पत्नी को मुझसे दूर मत लेकर जाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आप लोगों को इसे ले जाने नहीं दूंगा, ये मुझे धोखा देकर नहीं जा सकती, इसने तो ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था, फिर कैसे ये मुझे छोड़कर जा सकती है। बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं तड़प गया था। मैंने उसे पकड़कर उठाया और उसे समझाया कि बेटे, अब ये दुनिया से जा चुकी है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसका क्रियाकर्म करो, ये तुम्हारी पत्नी का हक है और तुम इसका हक अदा करो। मैंने बहुत मुश्किल से उसको समझाया, तब जाकर वो मेरी बात समझा। सब लोग वापस घर आ गए थे, लेकिन मेरा बेटा वहीं पर बैठा हुआ अपनी पत्नी का सोग मना रहा था। ज़बरदस्ती मैं उसको उठाकर घर लेकर आया। घर आकर मेहमानों को खाना खिलाया। मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने बेटे को अपने साथ अपने कमरे में ले आया, उसे पानी पिलाया और दिलासा देने लगा। समझाने लगा कि बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है, भगवान की शायद यही मर्जी थी। अब तुम उसके जाने का शोक कब तक मनाओगे? मैं बूढ़ा बाप तुम्हें कब तक संभाल लूँगा? अब तुम बच्चे नहीं हो, सब लोग तुम्हारे ऐसे रोने पर बातें बना रहे हैं। तुम तो अपने होश में ही नहीं हो जो तुम कुछ समझ सको। पहले तो वो मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर जब मैं चुप हो गया उसने मेरी तरफ नज़र भरकर देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसे जाता देख रहा था। मेरे पास उसे समझाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। समय ऐसे ही बीत रहा था। घर में कहीं किसी पल को भी चैन नहीं था। सारा घर वीरान हो चुका था। सिर्फ एक मेरी बहू की मौत से ऐसा लगता था जैसे सब लोग इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। मगर जो बात मुझे हजम नहीं हो रही थी वो ये थी कि हेमा अब बहुत खुश रहती थी, जैसे उसके हाथ कोई ख़जाना लग गया हो। मैं उसे देखकर हैरान था। मेरी बहू की मौत के बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी किस बात की थी? ऐसी क्या बात थी जिसकी वो इतनी खुशी मना रही थी? मुझे हेमा की खुशी इसलिए भी नागवार लग रही थी क्योंकि मुझे अभी भी उन औरतों की बातें याद थीं जो उस दिन मेरी बहू की अर्थी को देखकर कह रही थीं। क्या वो जो कह रही थी वो सब कुछ सच था? लेकिन मैं ऐसे ही अपनी बहन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इससे मेरे बहनोई के दिल को भी ठेस पहुंचती और वो भी मुझसे बदगुमान हो जाते। इसीलिए उस समय मैं खामोश रहा। दूसरी तरफ मेरे बेटे की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ना उसे अपने खाने पीने का होश था और ना ही उसे अपने किसी काम का होश था। अगर किसी दिन वो काम पर चला भी जाता तो वहाँ भी वो खोया खोया ही रहता था। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आया था। उसकी हालत देखते हुए मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि उसकी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी छोटी थी और शायद दूसरी शादी होने के बाद ही अपनी पहली पत्नी को भूल पाता। इसीलिए मैंने सोचा जब रात को पूरब घर पर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। रात को जब वो घर पर आया मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया तो वो बहुत घबराया सा लग रहा था। मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी को गए हुए 5 महीने हो गए हैं। अब तुम्हें इस सदमे से बाहर आ जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? अभी तुम जवान हो, खुद को इस सदमे से बाहर निकालो, ज़िंदगी जीना शुरू करो। अब बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारे लिए कल से लड़की देखना शुरू कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँगा। मेरी बात सुनते ही मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो गया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब मैं किसी और को खुश नहीं रख सकूँगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई लड़की मेरे साथ रहे। पूरब की इन बातों ने मुझे हैरान परेशान कर दिया था। एक पल को तो मैं उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। सोचा कि वो अपनी पत्नी की मौत की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए वो अभी शादी से मना कर रहा है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, शादी तो ज़रूरी है। कब तक तुम ऐसे ही अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारोगे? और मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान मुझे बुला ले। तुम सारी ज़िंदगी अकेले कैसे रहोगे? मेरी बात सुनकर वो चिढ़कर कहने लगा, मुझे सारी ज़िंदगी अकेले ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा
और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपनी बात कहकर वो मेरे कमरे से उठकर चला गया और मैं उसे हैरत से देखता रहा और सोच रहा था कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है, यह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कहीं इसने कोई जुर्म तो नहीं कर लिया, कहीं इसने ही तो मेरी बहू को कत्ल नहीं कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरब तो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, वो तो अभी भी अपनी पत्नी को नहीं भूला, अपनी पत्नी के देहांत के बाद भी उसे याद करता है। फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो उसे मार डाले। पूरब वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। ये सब फितूर उन औरतों ने ही मेरे दिमाग में डाला है। मुझे उन औरतों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। ये औरतें तो कुछ भी बोलती है। मेरा बेटा तो अपनी पत्नी की मौत की वजह से सदमे में है। मुझे अपने बेटे को इस सदमे से निकालना ही होगा। मैं उसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद ही उन सवालों के जवाब भी दे रहा था। मुझे अपने बेटे की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उसको इस हालत से निकालना चाहता था। अब मैंने सोच लिया था कि कैसे भी हो मैं उसकी दूसरी शादी कराकर ही रहूँगा, ताकि वो अपनी पहली पत्नी को भूलकर दूसरी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। मैंने सोचा कि कल ही मैं अपनी बहन से बात करूँगा कि अगर मेरे बेटे के लिए कोई लड़की उसकी नज़र में हो तो वो बताए। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया और पूरब के काम पर जाने के बाद मैं अपनी बहन के कमरे की तरफ चला गया ताकि उसे किसी लड़की का पता मालूम कर सकूं। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। जो कुछ भी मैंने सुना, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं खड़ा खड़ा मर जाऊंगा। ये सब कैसे हो सकता था। मैं वहीं उनके दरवाजे पर छुपकर खड़ा रहा ताकि अंदर होने वाली बातें पूरे तरीके से सुन सकूं। मैंने सुना कि मेरी बहन बहुत हंस हंस कर अपने पति से कह रही थी कि देखा मेरी चाल कैसे काम कर गई। आपसे कहा था ना कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखो हम कामयाब भी हो गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। हमारा प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा सब्र यहीं तक था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। दोनों पति पत्नी मुझे देखकर हैरान रह गए। उनके पसीने छूटने लगे। वो लोग मुझे अपने कमरे में यूँ अचानक देखकर बहुत डर गए थे। मेरे बहनोई ने मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। मेरा दिल किया कि उनसे पूछूं कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो वो बहुत खुश थे, लेकिन मेरे पास इन बातों का कोई सबूत नहीं था और हो सकता था कि वो मुझे झुठला देते। मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी बात सुनकर उन पर अपनी बहू की मौत का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसीलिए उस समय मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने उनके कमरे से पैर बाहर ही निकाला था कि मुझे फिर से अपनी बहन की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ, भाई ने कुछ भी नहीं सुना। अगर वो सुन लेते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते। उसके पति ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो और अब से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं अपनी बहन और बहनोई की हरकतें तो बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, लेकिन अब उन दोनों की इस तरीके की बातें सुनकर मुझे उन पर और ज़्यादा शक होने लगा। मुझे अपनी बहू अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसकी हरकतें ख़राब थीं। वो गैर मर्दों से बातें करती थी, लेकिन वो जैसी भी थी मेरे बेटे की पत्नी थी और इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसकी मौत का पता लगाऊं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो उसे जहर खाना पड़ा। वो कभी भी जहर खाकर नहीं मर सकती थी। ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं सारी सच्चाई पता लगाकर रहूँगा। मैं अपनी बहू को इंसाफ दिलाकर रहूँगा, वरना मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब दूँगा कि मेरे घर में एक बेकसूर की हत्या हो गई और मैं उसे इंसाफ भी नहीं दिला सका। वो जैसी भी थी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसके साथ जीना चाहती थी, तो फिर उसने अपनी जान क्यों ले ली। इसीलिए मैंने सोचा
कि अपनी बहू की रिपोर्ट करवाता हूँ, शायद पुलिस ही सच्चाई पता लगा सके। यही सोचकर मैं घर से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा और रिपोर्ट लिखवाई, फिर वहाँ से निकल आया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पर मेरी जान निकल जाएगी। इसीलिए मैं काम पर जाने के बजाय घर वापस आ गया। मैं सोच रहा था कि अगर इस सब के पीछे मेरी बहन हुई, अगर उन्होंने ही मेरी बहू को मारा होगा। ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा। मैं घर आकर अपने कमरे में लेटकर आराम करने लगा। समय ऐसे ही बीत रहा था। मेरे बेटे की हालत में भी कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। उसकी तबीयत तो रोज़ रोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो घर पर भी कम रहता था। जब भी मैं उसे सुबह नाश्ते पर मिलता, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई होती। ऐसा लगता जैसे वो रात भर सोया नहीं है या रात भर रोता रहा हो। मुझसे अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं बूढ़ा बाप कब तक अपने बेटे को इस हालत में देख सकता था। अब मुझे जल्द से जल्द अपने बहू के कातिलों को ढूंढना था, क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी पत्नी के मरने की वजह पता होने के बाद उसके कातिलों को सज़ा दिलाकर ही मेरा बेटा इस सदमे से बाहर निकल पाएगा। हो सकता है तब उसे सुकून महसूस हो। दूसरी तरफ मेरी बहन बहनोई की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। अब वो ज़्यादातर एक दूसरे से इशारों में बातें करते रहते और जैसे ही मुझे आता देखते तो चुप हो जाते। मेरा शक उन पर बढ़ता जा रहा था। मुझे उनसे घिन आने लगी थी। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मुजरिम को सज़ा मिले। इसीलिए मैं हफ्ते में 2-3 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता था, ताकि जल्द से जल्द अपने बहू के कातिलों को सज़ा दिलवा सकूं और उसको इंसाफ दिला सकूं, अपने बेटे को सुकून से देख सकूं। पुलिस भी अपना काम कर रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई ना कोई सबूत मिल जाए जिससे वो कातिलों तक पहुंच सके। अभी ये बात मेरे बेटे को पता नहीं थी कि मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो और ज़्यादा परेशान हो। इसीलिए पूरब के घर से जाने के बाद ही पुलिस घर में आकर छानबीन करती थी और मोहल्ले वालों से भी पूछताछ करती थी। जैसे ही मेरे बहन बहनोई पुलिस को घर में देखते तो घबरा जाते थे और मुझसे कहते थे कि क्या ज़रूरत है अब पुलिस को घर में बुलाने की। अब जो होना था वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता था। अब हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं उसकी इन बातों का मतलब समझता था। मैं जानता था कि वो नहीं चाहती कि पुलिस इस केस की तफ्तीश करे। इसलिए मैं उनसे कह देता था कि हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है जब हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर पुलिस अपनी छानबीन करना चाहती है तो उसे करने दो। जब उसे कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वो खुद आना बंद कर देगी। लेकिन पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। मुझे अब पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब इस केस में कुछ नहीं कर सकते। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे सारी सच्चाई पता चल जाए। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरे कमरे का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने इतनी ज़ोर से खटखटाया था कि एक ही बार में मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जल्दी से उठकर घबराकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर सामने देखा तो मेरा दिल दहल गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा जवान बेटा दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, खुद ही अपने आप को कोस रहा था। उसको इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे बेटे को क्या हुआ था जो वो रात के इस पहर में मेरे कमरे में इस हालत में खड़ा था। मैंने उसको चुप कराया और सीने से लगा लिया, लेकिन वो बराबर रोए चला जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुझसे कहने लगा कि पिताजी, वो मुझे मार डालेगी। वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेने आ गई। आप प्लीज़ मुझे बचा लें। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उससे कहना वो मुझे छोड़ दे। ऐसी बातें सुनकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे बेड पर बिठाया, उसे पानी पिलाया और फिर आराम से उससे कहा कि पहले तुम चुप हो जाओ और फिर मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ है। उसने मुझसे कहा कि आप किसी को बताएंगे तो नहीं। मैंने कहा कि नहीं बेटा, तुम मुझे बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने कहा पहले आप दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर दें, वरना वो सुन लेगी।
वो अपनी बात डर डर कर कह रहा था। मैं उठा और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर पूरब के पास आकर बैठ गया। वो मेरे पैरों में बैठ गया। मेरी गोद में सर रखकर उसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसको सुनने के बाद मेरा मान सम्मान गुरूर सब छिन गया था। ऐसा लगा कि सातों आसमान टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़े हों, मेरे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो और मैं ज़मीन में धंस गया हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बताया, जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया था। आपने ही मुझे माँ और पिता दोनों बनकर पाला। हेमा बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो कभी मेरी माँ नहीं बन सकी। माँ की कमी शायद दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरा बचपन ऐसे ही माँ के बगैर गुजर गया और जब मैं जवान हुआ तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे देखकर ही मुझे अपनी माँ का ख्याल आता था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे उसमें अपनी माँ की छवि नज़र आई और मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मुझे लगा था अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मेरी ज़िंदगी की सारी उदासियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी ज़िंदगी का अकेलापन ख़त्म हो जाएगा और मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगा। जब मैंने रूबिका को शादी के लिए प्रपोज़ किया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो मेरी तरह अकेली थी। उसके भी माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो भी बचपन से प्यार के लिए तरस रही थी। हम दोनों को लगा कि हम दोनों को एक दूसरे का प्यार ही पूरा कर सकता है। इसीलिए मैंने आपसे अपनी शादी की बात की और आप मान गए और कुछ महीनों में ही हमारी शादी हो गई। रूबिका मेरी पत्नी बनकर आ गई। मैंने सोच रखा था कि मैं उसे बहुत मोहब्बत दूंगा, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करता था, नए नए गिफ्ट्स लाकर देता और घुमाने भी लेकर जाता था। लेकिन उसे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ मेरा साथ और मेरा प्यार ही चाहिए था। वो तो मेरे प्यार से बोलने पर भी खुश हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती थी। जब भी मैं किसी बात को लेकर परेशान होता तो वो भी मेरे साथ परेशान हो जाती और मुझे समझाती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेरे पिताजी का भी बहुत ख्याल रखती थी और उनकी बहुत इज्जत करती थी। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोगों को हमारी खुशियाँ रास नहीं आईं। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर था, मेरी आमदनी भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैं खर्चे भी बहुत करता था और अब मुझे उन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। मैं इन सब चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और कहा कि कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा था उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो अपना काम बिल्कुल सही से करता था। मैं ऑफिस से बाहर ही जा रहा था कि रास्ते में मेरा दोस्त मिला। वो मुझसे ऑफिस से निकाले जाने की बात को जताने लगा और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बॉस ने ये पोस्ट किसी और को दे दी है, उनको इसके बदले अच्छी खासी रकम मिली है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें निकालकर किसी और को तुम्हारी जगह पर रख दिया है। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे काम से निकाल दिया। जब मैं घर वापस आया तो वो मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे ऑफिस में जो भी बात हुई थी सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और मुझे हौसला देने लगी और कहने लगी कि भगवान पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा, आपको कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में गुजारा कर लेंगे और खुश रहेंगे। मुझे बस हमेशा आपका साथ चाहिए। पिताजी एक कारखाने में काम करते थे, उनकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैं रोज़ सुबह नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता और शाम को उदास घर पर वापस आता। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं पर भी वैकेंसी नहीं होती थी, तो कहीं पर लोग रिश्वत मांगते थे। जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिली मजबूरन मुझे एक दुकान पर काम करना पड़ा
और मेरी सैलरी भी सिर्फ 10,000 ही थी। इसमें हमारा गुजारा करना मुश्किल था। घर के हालात भी अब बहुत ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके पास गया। जब उसने मुझे परेशान देखा तो उसने मुझसे वजह पूछी। मैंने उसे सारी बात बताई। तब मेरे दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया जिसे सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने उसे उल्टी सीधी सुनाई और अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब घर वापस आया, घर के हालात देखे तो मैं उसके दिए गए मशवरे के बारे में सोचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुर्बत में गुजर गए। मुझे अपने इस नए काम से जो पैसे मिल रहे थे उससे मैं खुश नहीं था। मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त के दिए गए मशवरे पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पत्नी के नाम से फेसबुक पर एक अकाउंट खोला और अपनी पत्नी से कहा कि वो रोज़ मेरे पास तैयार होकर आए और नए कपड़े पहनकर आया करे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। इसलिए वो जब भी मेरे पास आती, नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर ही आती थी। मैं उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लेता और उसे फेसबुक पर डाल दिया करता था, जिससे मेरे पास लड़कों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। मैंने एक्सेप्ट करके उन लड़कों से दोस्ती कर ली और उनसे खूब बातें करनी शुरू कर दी। शुरू में तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपनी पत्नी के साथ सही नहीं कर रहा। वो तो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन मुझे पैसों की लत ने सही गलत का फ़र्क समझना भुला दिया था। शायद मेरा ज़मीर कहीं मर चुका था। अब मैं रोज़ उनसे बातें करता और उनसे खूब पैसे ऐंठता था। मैं रोज़ नई नई फ़ोटो खींचकर पोस्ट करता रहता और रोज़ नए नए दोस्त बनाता। ये सब कुछ मैं अपनी पत्नी के नाम से कर रहा था। अब मेरे पास बहुत से पैसे आने शुरू हो गए थे। मैं जानता था कि ये पैसे सही नहीं हैं, लेकिन मेरा लालच इस कदर बढ़ गया था, मुझे कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे सबको ये बात पता चलने लगी। मोहल्ले में बातें होनी शुरू हो गई थी। मोहल्ले की औरतें जहाँ भी रूबिका को देखती वो उसे बदचलन और बेहया के ताने देती थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो बेचारी मेरे पास आकर मुझे सब कुछ बताती और रोने लगती थी। कहती कि मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर ये औरतें मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं अपनी पत्नी से कहता कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे उसके दर्द का एहसास था, फिर भी मैंने ये काम करना नहीं छोड़ा। मैं ऐसे ही उन लड़कों से बातें करता रहा। एक रात जब मैं लड़के से बात कर रहा था तो रूबिका ने मुझे देख लिया। मैं उसे रूबिका की आज की फ़ोटो सेंड कर रहा था। उसने झट से मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और सब कुछ देख लिया। वो फटी आंखों से मुझे देखने लगी और मुझसे कहने लगी, आप थे ये जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मेरे पति होकर मेरी इज्जत नीलाम कर रहे थे। तुम्हें मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रहा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैं उससे कहने लगा, इसमें क्या गलत है? लाखों लोग यही काम कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अगर तुम भी ये काम करके पैसे कमा लोगी तो क्या ही बुरा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो मेरे पास से हट गई और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने जल्दी से उसको पकड़ लिया। वो खुद को ज़बरदस्ती मुझसे छुड़वाने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी और जाकर सब कुछ पिताजी को बता दूंगी। वही आपसे पूछेंगे, तभी आप सुधरेंगे। पिताजी का नाम सुनते ही मैं डर गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मेरे पिताजी किसी के साथ भी गलत होता नहीं देख सकते थे। वो इंसाफ पसंद आदमी थे। वो ये बात सुनकर मेरी जान ले लेते। वो अपने ही बेटे को मार डालते। किसी की बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। इसीलिए अपनी जान बचाने की खातिर मैंने अपनी बीवी को मार डाला। मैंने उसे पकड़कर बेड पर लिटाया और उसके मुंह पर तकिया रख दिया। मैं उसे कहने लगा कि अगर तुमने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसका मुंह ज़ोर से दबाया। कुछ ही देर बाद उसको सांस आना बंद हो गई। मुझे लगा कि वो मर गई है। तो मैं सोचने लगा, अब मैं अपने आप का इस सब से कैसे बचाव करूँगा। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं बाहर गया और जहर खरीद कर लेकर आया।
मैंने उसके मुंह में जहर की शीशी उंडेल दी कि सबको ऐसा लगेगा कि वो जहर खाकर खुद ही मरी है और मुझ पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही मुझे अजीब से सपने आने शुरू हो गए और मुझे पछतावा होने लगा। मुझे सारी सारी रात इसी डर से नींद नहीं आती थी। डर की वजह से मैं एक कोने में बैठा रहता। अगर अभी मैं आपको ये बात नहीं बताता शायद मैं पागल हो जाता। अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली हों। ये मेरी परवरिश नहीं हो सकती थी। मैंने तो हमेशा इसको इंसाफ करना सिखाया था, भलाई करना सिखाया था, लेकिन पैसों के लालच ने इसे इतना गिरा दिया। इसने एक बेचारी मासूम लड़की की हत्या कर दी। मैंने उससे कहा, अपनी ही इज्जत बाजार में नीलाम करते हुए तेरी रूह नहीं कांपी? इससे तो अच्छा था कि तू भूखा मर जाता, लेकिन ऐसे अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करता। और जब वो सब जानने के बाद तुझे इस सबसे रोकना चाहती थी, तूने उसे बेमौत मार डाला। तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश कि तू पैदा होते ही मर जाता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने पुलिस को बुलाया और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी खामोशी से पुलिस के साथ चला गया। इस सोशल मीडिया ने और मेरे बेटे के गलत दोस्तों ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया था। घर में कोई खुशी नहीं रही थी। मैं बहुत रो रहा था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे बहन और बहनोई मेरे पास आए और कहने लगे कि हम तो पहले से ये सारा सच जानते थे, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया कि हम आपको इस तरह रोता हुआ और टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। मैंने सोचा था कि शायद पूरब ये काम करना बंद कर देगा, उसे अपने किए पर खुद ही पछतावा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर देगा। मैंने उन दोनों से कहा कि भले ही पूरब मेरा बेटा था, लेकिन तुम दोनों को सच का साथ देना चाहिए था। अगर पूरब मेरा बेटा था तो रूबी का भी किसी की बेटी थी। तुमने मुझे सही समय पर सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। सच छुपाना और गलत का साथ देना भी गलत है। वो दोनों सर झुकाए वहाँ से चले गए। मैं अपनी मौत की दुआ करने लगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद जीना मेरे बस में नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।